हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि अभी हम लोग 2-3 क्लास क्या करेंगे, 2-3 क्लास हम लोग डेमो के रूम में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास क्या है, आपका डेमो है। ठीक है, पेड क्लास का। और भाई एक चीज़ याद रखो, इसमें ना आज हम पैराजंबल कराने वाले हैं। देखो पैराजंबल हम बहुत करा चुके हैं, अभी मैं बेसिक नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे पैराजंबल को स्टार्ट करते हैं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है और आपका वो है कि आप जाओ मेरी वीडियो में पैराजंबल 1 2 3 करके क्लास होगी। ठीक है, उनको देखो और उनसे की पॉइंट सीखो कि किस तरीके से पैराजंबल को हम डील करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 बातें हैं जो मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड हमें बहुत ही जल्दी जजमेंट बनाता है हम लोग का कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। मतलब क्या है कि 5-6 क्वेश्चन होते हैं पैराजंबल में। ठीक है, 5-6 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उनको हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है ना, एक मीनिंग के रूप में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, हम क्या करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे कि भाई ये वाला हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, ये वाला हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, है ना। एलिमिनेट करेंगे ना तो हमें ओपनिंग सेंटेंस मिलेगा। ओपनिंग सेंटेंस कह लो या फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस कह लो, कुछ भी कह लो, बात बराबर है। ठीक है, जब ओपनिंग सेंटेंस हमें मिल जाता है फिर हम लोग लॉजिकल पेयर बनाते हैं, है ना। की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट देखने के बाद हमें क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाती है। सारी बातें मैं बता चुका हूँ कैसे क्या होता है ना। और एलिमिनेशन करने का मेथड क्या है, एलिमिनेट करने का मेथड क्या है भाई, पर्सनल प्रोनाउन जो ही सी इट दे होते हैं, है ना, ये सब चीजें तो वो हमारे पहले सेंटेंस में नहीं आ सकते। मतलब कहने का है कि ओपनिंग सेंटेंस में नहीं आ सकते। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओपनिंग सेंटेंस में नहीं आ सकते। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज। बात समझे या नहीं समझे। जैसे शॉर्ट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं, मेरा फुल फॉर्म क्या है, क्रमांक दीक्षित, और मेरा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोई बोलेगा मिस्टर क्रमांक या मिस्टर दीक्षित, है ना। तो ये मिस्टर क्रमांक मिस्टर दीक्षित से ना जो भी होगा सेंटेंस, वो हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। क्रमांक दीक्षित पूरा नाम है ना, तो कहने का मतलब है ये हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है। तो पहले पूरा नाम आता है, उसके बाद ही शॉर्ट फॉर्म आते हैं किसी के भी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक्रोनिम्स मतलब वही चीज, शॉर्ट फॉर्म, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, एक्रोनिम्स हो गया, और फिर वही छोटी मोटी चीजें हैं। और फिर आखिर में नाउन प्रोनाउन, नाउन वाला कॉन्सेप्ट होता है। और मैं आखिर में ना एक ही चीज बोलूंगा कि भाई इसमें ना आपको आपको सिर्फ और सिर्फ अपना समझ लगाना है। जितना भी आपका समझ है वो सब लगाना है। जब आप पैराजंबल को एक कहानी के रूप में, एक चीज तरीके से, है ना, आप समझ लेते हो ना, तो फिर आपको उनको पेयर बनाने में कोई दिक्कत आती नहीं है ना। तो सबसे पहले कोशिश करना कि देखो कठिन लगेगा क्योंकि अभी हाल हाल का वो है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 2.5 नंबर का आता है भाई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 2.5 में से 2.5 नंबर आप कर ले जाओ, है ना। कर लोगे वेल एंड गुड है, लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी लेता हूँ कि 1.5 नंबर आप कर दोगे। 1.5 नंबर मतलब क्या है, 3 पेयर तो आप बना ही लोगे, वो भी बिना नेगेटिव के। और 1.5 नंबर अगर एएफओ के पेपर में आप लोग कर रहे हो तो आपको खुद पता है कि कट ऑफ क्या जा रही है और 1.5 नंबर की क्या अहमियत है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। यकीन मानो अभी शुरुआत है ना। पेपर को अभी 3 महीने हैं और 3 महीने में हम इतने लायक बन जाएंगे कि ये पैराजंबल में से 1.5 नंबर निकालना सीख जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो अभी मैं क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस को कट करके मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है ना तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब देखो चीजें नहीं करने के तो लाख बहाने हैं। ठीक है, और अगर सीखना है ना तो बस एक ही नियत चाहिए। सीखने की क्या चाहिए, नियत चाहिए, है ना। और अब यहाँ पर आ गए हो तो यकीन मानो मैं सिखा के भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये बुक है, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। ठीक है, ये बुक है, इससे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और जैसा जैसा मैं पढ़ता जा रहा हूं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको देखते जाना है। और अभी अगर ये साफ नहीं दिख भी रहा होगा तो मैं बोल तो रहा ही हूं ना, और इसके साथ में आपको मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में। आप समझे, जो मैं यहां क्वेश्चंस कराऊंगा उनकी क्या दूंगा, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो आपको क्या करना है, घर पे उस पीडीएफ के थ्रू फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तब तो आपको ठीक से दिखेगा, तब तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। चलो देखो समझो, ये पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है moreover salaries in public sector enterprises are not as competitive as those offered by private or foreign corporates। देखो पहला पैराजंबल जो है, जो 5-6 सेंटेंस है ना, पहले उनको एक बार बहुत अच्छे से क्या है उनकी रीडिंग लगा लो, पहले बहुत अच्छे से उनको पढ़ डालो। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर हम लोग इनको करने के तरीके पे आते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ लिया। अब ये पहला वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, अब करेंगे बाद में बात। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर स्टेक होल्डर टू एग्जामिन व्हाई एम्प्लॉइज आर सीकिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी विद प्राइवेट कंपनी इन इंडिया एंड अब्रॉड। चलो क्वेश्चन सेंटेंस 3 क्या कह रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सीवियर चैलेंजेस इन अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग देयर की स्टाफ। चलो डी क्या कह रहा है, हैविंग आइडेंटिफाइड दीज एज द रीजन व्हाई एम्प्लॉइज लीव पब्लिक सेक्टर इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्पावर स्टेक होल्डर टू फाइंड अ वे टू रेमेडी द सिचुएशन। चलो ई क्या कहता है, वन रीजन इज दैट यंग एम्प्लॉइज लीव्ड अवे बाय प्राइवेट फर्म्स आर मोर विलिंग टू अंडरटेक प्रोफेशनल रिस्क। और लास्ट सेंटेंस हमारा जो एफ है वो पढ़ के और देख लेते हैं क्या है, employees in specialist role especially have become increasingly difficult to retain।
मैंने ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब लड़का कहता है सर इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। देखो भाई, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूं ना, आप बस वैसे वैसे कोशिश करना उसी तरीके से छोड़। देखो एक चीज बताओ ना, हम लोगों को आदत नहीं है रीडिंग की, तो एक लंबा सेंटेंस अगर हम लोग को सीधा सीधा मिल जाएगा और हम लोग अगर उस लंबे सेंटेंस को ही हिंदी में निकालने या उनको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि छोटे छोटे पार्ट में उनको समझना है और आगे बढ़ते ना, एक रफ आइडिया तो लगाना है भाई, है ना। कोई हमें पूरा एकदम शुद्ध उच्चारण थोड़ी ना बताना है किसी को, है ना, कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हमें सिर्फ अपनी समझ के लिए एक रफ आइडिया लगाना है, ठीक है। चलो अब मैं इस जो पैराजंबल है, इस पैराजंबल का ना आपको अरेंजमेंट बताता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पहला सेंटेंस, कि इन 6 सेंटेंस में से हमारा पहला सेंटेंस कौन सा होगा। मतलब कहने का है ये पैराजंबल को ओपन कौन सा सेंटेंस करेगा, ठीक है। अब बताओ क्या सेंटेंस नंबर ए हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है? बताओ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लगा है मोर ओवर। मोर ओवर की मीनिंग नहीं पता, मैं बता देता हूं। मोर ओवर का मीनिंग होता है और ऊपर से। क्या होता है? और ऊपर से, ठीक है। अब देखो मैं कहने का मतलब एग्जांपल में मैं सेट कर रहा हूं, एक एग्जांपल सुनना बहुत अच्छी तरीके से। इसमें मोर ओवर का आपको यूज आएगा। देखो मोर ओवर क्या करता है, 2 सेंटेंस को आपको जोड़ेगा, बात समझे। अब इसमें मोर ओवर लिखा है, ठीक है, तो ये निश्चित है कि इसके पहले कोई ना कोई एक सेंटेंस आया जरूर होगा, क्योंकि मोर ओवर कनेक्टर है और 2 सेंटेंस को जोड़ के निकलेगा। अभी हम कनेक्टर पढ़ेंगे तो इन सारे कनेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, कैसे काम करते हैं, कितने तरीके से यूज होते हैं, है ना, इनके क्या क्या तरीके हैं इनको यूज करने वाले, तो बहुत सारी डिटेल। अभी इतना नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ हम पैराजंबल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो समझो, एग्जाम्पल सुनो। अभी तक कोरोना तो खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ, उसकी वैक्सीन नहीं आई और ऊपर से गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है। बात समझे, वैक्सीन नहीं आई, गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है। ये 2 सेंटेंस है, इन 2 सेंटेंस को हमने कनेक्टर से जोड़ा। वो कनेक्टर क्या है? मोर ओवर और ऊपर से। मतलब समझ में आ रहा है ना। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मानो आपने अपने कपड़े सुखा रखे हैं धूप में, ठीक है, तो चलो धूप में हमारे कपड़े अभी तक सूखे नहीं है, और ऊपर से बारिश आ गई, और ऊपर से क्या हो गई? बारिश आ गई। बात समझे, बारिश आ गई, कपड़े नहीं सूखे। इन दोनों सेंटेंस को आपने कनेक्टर से जोड़ो रखा है, वो है मोर ओवर। आपको अभी क्या सीखना है? अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है कि मोर ओवर का मीनिंग क्या होता है और ऊपर से ये 2 चीजों को जोड़ता है, ठीक है। अब बताओ क्या सेंटेंस ए हमारा स्टार्टिंग होगा? नहीं होगा। सेंटेंस ए क्या स्टार्टिंग होगा? नहीं होगा। चलो सेंटेंस बी देखो, सेंटेंस बी में क्या लिखा है? तो सेंटेंस बी में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? दिस ट्रेंड। क्या लिखा है? दिस ट्रेंड। बात समझे नहीं समझे? अब आप हमें ये बता दो, ये जो दिस है ये है क्या? मैंने बोला था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, इनसे हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये जो दिस है ना, ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, किसी ना किसी नाउन के लिए आएगा। बात समझे नहीं समझे? अब ये बोल रहा है यह ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? मतलब क्या है, ये जो कहानी है पूरी पैराजंबल में, इसमें कोई ना कोई एक ट्रेंड चल रहा है। बात समझे नहीं समझे? फिर उस ट्रेंड के बारे में ये सेंटेंस हमें जवाब दे रहा है। बात समझे? तो पहले तो हमें उस ट्रेंड को ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को अभी छोड़ देते हैं, डी पे आते हैं। डी में क्या लिखा है? हैविंग आइडेंटिफाइड दीज द रीजन। क्या लिखा है? हैविंग आइडेंटिफाइड दीज द रीजन्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हमारा लिखा है सेंटेंस डी में, ठीक है। अब आप बताओ ये दीज है क्या? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हमने आपसे बोला था दिस, दैट, दीज, दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हमारी सेंटेंस की शुरुआत होती है? नहीं होती। तो ये सेंटेंस नंबर डी भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। समझो ना, हैविंग आइडेंटिफाइड दीज द रीजन, है ना। अब ये दीज है क्या? ये कोई ना कोई बातें हैं जिनको आपने आइडेंटिफाइड किया है रीजन के रूप में। बात समझे नहीं समझे? तो पहले तो हमें वो बातें ढूंढनी है, ठीक है। तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनने वाला। सेंटेंस ए हमारा नहीं बनेगा पहला सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि उसमें कनेक्टर आया, मोर ओवर उसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस चल रहा होगा। सेंटेंस बी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें लिखा है दिस ट्रेंड। दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये किसी ना किसी नाउन के लिए आया होगा। पहले हमें वो नाउन वाला सेंटेंस ढूंढना है। सेंटेंस सी हमने स्किप किया। सेंटेंस डी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पहला सेंटेंस? क्योंकि सेंटेंस डी में लिखा है दीज रीजन। ये दीज कौन है, क्या है, कैसी बातें हैं, इनको हमें पता लगाना है, ठीक है। चलो सेंटेंस ई पढ़ते हैं। One reason is that young employee lured away by private firms are more willing to undertake professional risks। पहला रीजन तो मिल गया ना। अब पहला रीजन मिल गया कि ये कारण है। कारण क्या है? पहले तो समस्या बताओ ना भाई। आप पहले कारण थोड़ी ना बता दोगे कि ये कारण की वजह से ये हो रहा है, ये कारण की वजह से ये हो रहा है। पहले समस्या बताओ। बात समझे नहीं समझे? तो वन रीजन ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो अब सेंटेंस नंबर एफ पढ़ते हैं। एफ को पढ़ो, एम्प्लॉय इन स्पेशलिस्ट रोल। भाई ये पहला सेंटेंस बन सकता है। तो पहला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? सी, या फिर हमें एफ में से हमें पहला सेंटेंस चूज करना है। बात समझे नहीं समझे? हमारे पास तो एलिमिनेट का मतलब यही होता है। एलिमिनेट किया हमने, 6 सेंटेंस थे, 6 सेंटेंस में हमारे 4 तो वैसे ही बाहर हो गए। अब हमें इन 2 में लड़ाई लड़नी है। इन 2 में से हमारा पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा पैराजंबल का, ठीक है। ये देखो पहले सेंटेंस में सी में क्या लिखा है? सी में लिखा है पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अगर आपको ठीक से दिखे ना तो भाई मेरी आवाज पर ध्यान देना, मैं हर एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है। सी में क्या लिखा है? पब्लिक सेक्टर। और ये जो एफ है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एम्प्लॉय। क्या लिखा है? एम्प्लॉइज। अब बताओ आप, सी हमारा स्टार्ट करेगा पैराजंबल को या एफ हमारा स्टार्ट करेगा पैराजंबल को? भाई इतना तो सभी जान चुके होंगे ना, ये जो एम्प्लॉय होंगे कहां के? पब्लिक सेक्टर के। ये एम्प्लॉय जो होंगे वो होंगे कहां के? पब्लिक सेक्टर के। तो भाई पहले पब्लिक सेक्टर की बात आएगी, उसके बाद ना एम्प्लॉय आएंगे, चाहे वो पब्लिक के हो चाहे प्राइवेट के हो, कोई भी सेक्टर के एम्प्लॉय हो, है ना। पहले तो सेक्टर की बात करेंगे ना, कॉर्पोरेट कोई भी हो, पहले उसकी बात होनी है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस होगा वो हमारा होगा सी। क्या होगा? सी। अब सी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक एक सेंटेंस पूरा एक कहानी के रूप में समझा रहा हूं, पूरा मैं सेंटेंस पढ़ के, ठीक है। तो आप पहले देखो समझो, ए सेंटेंस पढ़ते हैं। ए सेंटेंस क्या लिखा है देखो, सी पढ़ते हैं पहले। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग। पब्लिक सेक्टर को तोड़ के पढ़ना, सेंटेंस एक साथ पढ़ोगे पूरा तो नहीं आएगा समझ। अब उसमें क्या लिखा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सेवियर चैलेंजेस इन अट्रैक्टिंग, बहुत सारे गंभीर चुनौतियों को क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। और चुनौतियां क्या है कि इन अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट करना, इन मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना, एंड रिटेनिंग देयर की स्टाफ, है ना। अपने की स्टाफ को बनाए रखना। रिटेन मींस क्या होता है? बनाए रखना। बात समझे नहीं समझे? जो उनका एक प्रमुख स्टाफ होगा ना पब्लिक सेक्टर का, है ना, कुछ प्रमुख इंप्लॉय होंगे ना, कुछ स्टाफ होगा ना, उनको बनाए रखना। मतलब उन इंप्लॉइयों को अट्रैक्ट करना, मोटिवेट करना और उनको बनाए रखने की जो गंभीर चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, ये पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। ये सी का मतलब है। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? क्या इस सेंटेंस के बाद ए आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। बात समझे नहीं समझे? क्यों? क्योंकि ए सेंटेंस में क्या लिखा है? मोर ओवर, और ऊपर से सैलरी जो है पब्लिक सेक्टर में वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। किसके कंपेयर में? प्राइवेट और फॉरेन। अभी प्राइवेट और फॉरेन की तो बात ही नहीं हुई, है ना। क्यों नहीं है सैलरी अच्छी? ये सारी बातें अभी पता लगानी है, ठीक है। तो सी ए हमारा नहीं आएगा। अभी कोई ट्रेंड भी नहीं चल रहा तो बी भी नहीं आएगा, ठीक है। सी नहीं आएगा क्योंकि अब हमें बीच का रीजन नहीं पता। अब क्या है देखो समझो, सी के बाद क्या आने वाला है? एफ। सी के बाद क्या आएगा? एफ। क्योंकि एफ को आप पढ़ो, एफ में क्या लिखा है देखो, एम्प्लॉयज इन स्पेशलिस्ट रोल स्पेशली हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिटेन। देखो मैंने बोला था की पॉइंट में पकड़ने होते हैं। क्या पकड़ने होते हैं? की पॉइंट। और इसमें हमें की पॉइंट क्या मिला है देखो समझो। सी में किसकी बात हो रही है? सी में बात हो रही है रिटेन की। भाई जो एम्प्लॉय है उनको क्या नहीं कर पा रहे हो आप? रिटेन नहीं कर पा रहे हो। और एफ में हमें की पॉइंट मिला है। सारी बातें की पॉइंट नहीं होती हैं, कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हिंट देते हैं, ठीक है। तो सारी बातें नहीं होती की पॉइंट। एफ में हमें क्या लिखा है? डिफिकल्ट टू रिटेन। क्या लिखा है? डिफिकल्ट टू रिटेन, ठीक है ना। ये जो हमारा है ना, ये हमारा कीवर्ड है, रिटेन और रिटेन। ये सी में आया, उसके बाद किस में आ गया? एफ में आ गया। तो हमारा सी और एफ का क्या बना है? पेयर बना है। बात समझे नहीं समझे? और दोनों को अगर देखो तो दोनों में क्या है? दोनों ही सेंटेंस में यह बताया जा रहा है कि वो रिटेन करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, अपने जो एम्प्लॉइज को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहा है पब्लिक सेक्टर। इन दोनों में बोला गया है। बात समझे नहीं समझे? चलो अब सी के बाद क्या आया? एफ आया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा आएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं बी। बी में क्या लिखा है? दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल। दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है ना, क्या है? ये रिटेन करना, अट्रैक्टिंग करना, मोटिवेटिंग करना, ये सारी काम है ना, जो ये सारी क्या है? ये ट्रेंड है, एक ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? दिस ट्रेंड शुड बी अ वेकअप कॉल। ये जो ट्रेंड है एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? स्टेक होल्डर के लिए होना चाहिए। लिखा है ना, टू स्टेक होल्डर, फॉर स्टेक होल्डर, ठीक है। टू एग्जामिन, जो कि जांच करे, ठीक है, जो जांच करे। क्या जांच करनी है? व्हाई एम्प्लॉय आर सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटी। जो एम्प्लॉय हैं वो क्यों बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। विथ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। प्राइवेट कंपनीज इंडिया या फॉरेन की प्राइवेट कंपनियों के साथ वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो यंग एम्प्लॉय है वो क्यों ढूंढ रहे हैं, इस चीज को एग्जामिन करना है। बात समझे नहीं समझे? ये ट्रेंड चल रहा है। बात समझे? तो ये क्या है? उसके बाद क्या आने वाला है हमारा? सॉरी, उसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा? एफ के बाद आएगा बी। एफ के बाद क्या आएगा? बी। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में सी और एफ में क्या बताया भाई? सी में बताया पब्लिक सेक्टर को बना नहीं पा रहे हो आप, रिटेन नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो और इनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। और इसमें क्या बता रहा है कि ये कुछ जरूरी काम जो होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइप की जो होती है, उनके लिए भी इनको नहीं बना पा रहे हो, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चल रहा है। बात समझे नहीं समझे? ट्रेंड चल रहा है कि वो एम्प्लॉय जो है, यंग एम्प्लॉय जो है, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या करना है? एग्जामिन करना है, जांच करना है। ऐसा क्यों कि वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, और उसमें जॉब लेने के लिए तैयार हैं और अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए तैयार है। बात समझे नहीं समझे? चलो, सी हमारा स्टार्टिंग किया, उसके बाद एफ आया, फिर आया हमारा क्या? बी आया, ठीक है। अब ये क्या लिखा है इसमें देखो, पढ़ लेते हैं पूरा, है ना, पढ़ चुके हैं, ठीक है। बी वाले सेंटेंस को अब बताओ क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद आएगा, अब देखो क्या क्या कारण है, अब हमें ढूंढना है ना, रीजन ढूंढना है ना,
क्यों भाई एम्प्लॉय जो है छोड़ रहे हैं, बात समझे नहीं समझे। तो रीजन हमें किसमें दे रखे हैं, रीजन दे रखे हैं सेंटेंस नंबर ई में। किसमें दे रखे हैं, सेंटेंस नंबर ई में। सेंटेंस नंबर ई में क्या रखा रहा है, वन रीजन। एक कारण क्या है इसका, एक कारण क्या है देखो समझो, वन रीजन इज दैट, एक कारण है यंग एम्प्लॉय ल्यूर्ड अवे बाय प्राइवेट फर्म्स। ल्यूर्ड अवे मींस होता है किसी को लालच देना, बहका देना, है ना। तो जो यंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको लालच दिया जाता है, उनको बहका दिया जाता है, किसके द्वारा, प्राइवेट फर्म के द्वारा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्राइवेट फर्म के द्वारा उनको क्या होता है, बहका दिया जाता है। आर मोर विलिंग टू अंडरटेक प्रोफेशनल रिस्क, ठीक है, उनको लालच दिया, है ना। तो उन यंग एम्प्लॉय के अंदर एक क्या होता है ना, इच्छुक हो जाते हैं। वो क्या, किस चीज के इच्छुक हो जाते हैं, प्रोफेशनल रिस्क लेने के लिए। बात समझे नहीं समझे। उनको बोले कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करेंगे, बहुत ज्यादा लालच दे देते हैं, तो वो सोचते हैं यार पब्लिक सेक्टर छोड़ो, प्राइवेट में काम अपना बनेगा। बात समझे नहीं समझे। सी में पब्लिक सेक्टर की बात की गई, एफ में वही रिटेन की बात की जाई, है ना। रिटेन से हमने सी और एफ के पेयर बनाए थे। फिर बी को हमने देखा तो बी में हमें क्या मिला, बी में मिला कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड, कि पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉय हैं वो क्यों जा रहे हैं छोड़ के और बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ये बात हमें बी में मिली कहने को, ठीक है। और फिर ई में हमें क्या मिला है, बी में हमें क्या, उन रीजंस को ढूंढना है, उन रीजंस को ढूंढना है जिसमें ये प्राइवेट फर्म में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और ई में हमें क्या रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन दिया गया है क्या, कि उनको एक लालच दिया जाता है, उनको बहका दिया जाता है, किसके द्वारा, प्राइवेट फर्म के द्वारा। इसलिए वो क्या होते हैं, अपने प्रोफेशनल का जो होता है, उनका करियर का जो रिस्क होता है वो ले लेते हैं आसानी से, ठीक है। इतना उनको लालच ही दिया जाता है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब आएगा हमारा ए। अब क्या आएगा, ए आएगा। अब ए को पढ़ो क्यों, देखो समझो। ई सेंटेंस में हमें क्या दिया है, ई सेंटेंस में हमें क्या दिया है, ई सेंटेंस में हमें दे रखा है एक रीजन क्या है, कि जो यंग एम्प्लॉय है उनको बहका दिया जाता है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, ठीक है। इसलिए वो इच्छुक हो जाते हैं प्रोफेशनल रिस्क लेने के लिए, ठीक है। ये हमें पता चला ई में। अब ए सेंटेंस में क्या लिखा है, मोर ओवर, और ऊपर से, और साथ साथ, बात समझे नहीं समझे, और ऊपर से क्या होता है, और ऊपर से होता है सैलरीज इन पब्लिक सेक्टर। जो सैलरी है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, आर नॉट एज कंपिटिटिव एज, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज्यादा कंपिटिटिव नहीं है, एज दोज ऑफर्ड बाय प्राइवेट और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। मतलब कहने का है कि जो सैलरी है पब्लिक सेक्टर में वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना कि प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर में। बात समझे नहीं समझे। जो प्राइवेट और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो इतना अच्छा सैलरी दे देते हैं कि उतना अच्छा सैलरी पब्लिक सेक्टर में नहीं है। बात समझे। दूसरा रीजन ये भी है, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। बात समझे नहीं समझे। सी में हमारा पहला कारण दे रखा है। बी में बोला गया है कि रीजन ढूंढो क्यों पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट की तरफ लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो सी ने रीजन बताया, क्या बताया, कि प्राइवेट सेक्टर वाले लोग लालच देते हैं पब्लिक सेक्टर वाले लोगों को। एम्प्लॉय को क्या करते हैं, लालच देते हैं। तो एम्प्लॉय क्या होते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया। फिर ए में क्या बताया कि, और दूसरा रीजन क्या है, मोर ओवर, और ऊपर से क्या है कि जो सैलरी है पब्लिक सेक्टर की वो कंपेयर में, प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में उतना अच्छा नहीं है। बात समझे। ये दो रीजन के कारण यहां पर एम्प्लॉय जो है सेक्टर छोड़ रहे हैं, इसीलिए सेक्टर छोड़ रहे हैं। यही एक समस्या है जो ऐप में बताई गई है। इसलिए एम्प्लॉय को पब्लिक सेक्टर लोग नहीं बना पा रहे हैं। और इसमें बताया गया है सी में कि भाई ना तो वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ना तो मोटिवेट कर रहे हैं। अपना जो की स्टाफ है, उनका जो की स्टाफ है उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, ना बना पा रहे हैं सही से, ना रख पा रहे हैं अपने पास। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलो सी हो गया, एफ हो गया, बी के बाद ई आया और फिर ए आया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस आएगा हमारा। अब आएगा हमारा क्या, लास्ट सेंटेंस में एक ही बचा है, क्या बचा है, डी। बात समझे नहीं समझे। अब डी में क्या लिखा है समझ लो। डी में क्या लिखा है, कहानी है क्या है, हैविंग आइडेंटिफाइड दीज एज द रीजन। अब देखो इसमें क्या है, आइडेंटिफाइड आपने क्या किए, आपने आइडेंटिफाइड किए रीजन्स। आइडेंटिफाइड क्या कर लिया आपने, आइडेंटिफाइड कर लिया रीजन्स, ठीक है। और कौन कौन से रीजन्स, ये एक तो प्राइवेट फर्म जो ई में लिखे हैं, ई और ए में क्या लिखे हैं, हमें रीजन्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, रीजन्स। और कौन कौन से रीजन्स दिए गए हैं, एक तो सैलरी दी गई है जो ए में बोली गई है, बात समझे नहीं समझे। और ई में क्या लिखा है कि वो क्या करते हैं, ल्यूड अवे करते हैं, मतलब कहने का है उनको बहका देते हैं। इन दो कारण की वजह से, ये दो कारण क्या हुए, आइडेंटिफाइड हुए हैं। बात समझे नहीं समझे। ये दो कारण क्या हुए, आइडेंटिफाइड हुए हैं। हैविंग आइडेंटिफाइड एज दीज द रीजन्स वाई एम्प्लॉय लीव पब्लिक सेक्टर, क्यों एम्प्लॉय छोड़ते हैं पब्लिक सेक्टर, आइडेंटिफाइड हुए रीजन, ठीक है। अब क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपावर स्टेक होल्डर जो होते हैं पब्लिक सेक्टर में, उनको इंपावर करना, ठीक है। टू क्या लिखा है, टू फाइंड वे टू रेमेडी द सिचुएशन, ठीक है। मतलब कहने का है कि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इसको सुधारने के लिए जो स्टेक होल्डर होते हैं पब्लिक सेक्टर के, उनको क्या करना, इंपावर करना।
ठीक है, जिससे वो क्या करें, ये जो सिचुएशन है उसको सुधार सके। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रहा है ना? तो पेयर हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या बना है, पहला पेयर क्या बना है, पहले आएगा सी, फिर आएगा एफ, उसके बाद बी आता है, फिर ई, फिर ए और डी। मैं एक बार और बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं ये पेयर कैसे बना है, बहुत अच्छे से सुन लेना। जिसको समझ नहीं आया भाई यकीन रखो अभी पहुंचने वाला होगा तुम्हारे पास पूरा समझ आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस इरादा लेकर आओ सीखने का, इरादा लेकर आओ सीखने का। देखो समझो क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो समझो। सी में हमारी बात की गई है किसकी, सी में हमारी बात हुई है पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, कि सारी समस्याएं कहां से शुरू हो रही है, पब्लिक सेक्टर से शुरू हो रही है। बात समझे नहीं समझे? फिर हमें सी में की पॉइंट मिला था जिसमें लिखा था रिटेन। रिटेन मतलब क्या है, जो उनका ओरिजिनल जो मतलब कि क्या है की स्टाफ है उनको वो क्या नहीं कर पा रहे, रिटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर हमारे ऐप में क्या लिखा था, ऐप में भी लिखा था क्या, रिटेन पे डिफिकल्टी आ रही है उनको रिटेन करने में। बात समझे नहीं समझे? क्यों आ रही है डिफिकल्टी? क्योंकि जो की स्टाफ है वो उनसे संतुष्ट नहीं है, एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अब फिर बी में हमारा क्या लिखा, बी में लिखा ये क्या है, ये क्या चल रहा था, एक ट्रेंड चल रहा था, ये क्या है, एक ट्रेंड ही तो है। बात समझे नहीं समझे? और क्या लिखा था बी में, हाँ ये ट्रेंड है और स्टेक होल्डर के लिए क्या है, एक बैकअप कॉल है। बात समझे नहीं समझे? कि एग्जामिन करें, कि जांचें, है ना, आखिर आखिर क्या दिक्कतें आ रही है जो ये सारी चीजें हो रही हैं और वो प्राइवेट की तरफ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या सारी चीजें हैं, वो रीजन हमें इसमें दे रखा है, ई में दे रखा है कि पहला रीजन क्या है, पहला रीजन क्या है कि भाई जो प्राइवेट फर्म होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो एम्प्लॉइज को क्या ल्यूड अवे करता है, उनको बहका देता है, उनको लालच दे देता है। बात समझे नहीं समझे? इसलिए वो ये पब्लिक सेक्टर छोड़कर रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से मोर ओवर ये दूसरा रीजन इसमें दे रखा है क्या, कि इसमें भाई सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। फॉरेन कॉर्पोरेट और प्राइवेट कॉर्पोरेट पे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के कंपेयर में सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। बात समझे? इन दो रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। अब जब ये दो रीजन हमें मिल गए तो इनको आइडेंटिफाइड हमने कर लिया, क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गए ये दोनों रीजन। बात समझे नहीं समझे? ये दो रीजन हमारे क्या हुए, आइडेंटिफाइड हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेक होल्डर को क्या एक क्या बोलते हैं, क्या लिखा था इसमें कि स्टेक होल्डर को क्या इंपावर देनी चाहिए, इंपावर करना चाहिए कि भाई वो जो समस्या है, ये सारी समस्या है ना, इनको क्या कर सकें, इनको सुधार सकें, ये समस्या क्या सुधारी जा सके, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो पेयर बनेगा वो सी होगा, फिर एफ होगा, फिर बी, फिर ई, फिर ए और डी। बात समझे? अब ये जो मैंने बताया है, ठीक है, आप लोग अगर ऐसे ही लगे रहेंगे ना, साथ में लगे रहेंगे, ठीक है। और अभी क्या पीडीएफ मिल रही होगी, यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है मैं एक बार पेयर यहां फिर से लिख देता हूं। पेयर क्या है हमारा, सी एफ बी ई ए और डी। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको, ठीक है। ये हमारा पेयर बनेगा पहले क्वेश्चन का। अभी आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको करना क्या है, अभी ये समझ लो, अगर आपको यहां पे स्क्रीन क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है तो बहुत अच्छा, साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, हो सकता है कम क्वालिटी की वजह से थोड़ा ब्लर कर रहा हो, लेकिन पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ को आपको घर पर करना है, ठीक है, सॉल्व करना है और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सोच के अपनी आपको समझ बनानी है भाई, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अब शुरू कर दो, 2-2.5 महीने में सीख जाओगे, भरोसा रखो, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा सेंटेंस करते हैं। अभी हम लोग एक और सेंटेंस करते हैं, दूसरा पैराजंबल करते हैं, ठीक है। सारे मेथड जो हैं, मैंने तरीके जो हैं वो बता रखे हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, और वैसे भी इतना टाइम लग जाता है एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैं नहीं बता सकता अभी। जिनको नहीं पता है वो वीडियो पैराजंबल 1 पैराजंबल 2 करके लिखी होगी, वीडियो में जाएं और उनको देखें, उसमें मैंने तरीके बताए हैं कि किस तरीके से हमें पैराजंबल को थोड़ा बहुत समझना है। बात समझे? उसमें उन तरीकों को अप्लाई करके भी दिखाया है, कहां, क्वेश्चंस पे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ता हूं, ठीक है। अभी मैंने जो सारी चीजें बताई उनको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा है देखो समझो। सेंटेंस ए लिखा है, द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज टू बी डिपोजिट विद नाबार्ड। बात समझे नहीं समझे? चलो बी में क्या लिखा है, आई इंटेंड टू परचेज अ ट्रैक्टर एंड सर्टेन अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। चलो सी में क्या लिखा है, आई सेल therefore feel obliged if you send your representative to inspect the documents. डी सेंटेंस क्या है, आई सेल बी अप्लाइंग फॉर अ लोन ऑफ ₹6 lakh फ्रॉम नाबार्ड फॉर दैट पर्पज। चलो ई में क्या लिखा है, ऑन कंप्लीशन योर रिप्रेजेंटेटिव मे काइंडली इन्फॉर्म मी ऑफ द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। सेंटेंस लास्ट है और एफ है, सेंटेंस एफ में क्या लिखा है, द रूल्स स्टेट दैट द इक्विपमेंट्स हैव टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड फायर। ये हमारा पैराजंबल है, ठीक है। अब इसको हमें अरेंज करना है, एक कहानी दी रखी है 6 सेंटेंस में, इसको हमें क्या है एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अब आओ बात करते हैं इस पे। अब वही चीज एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेट करेंगे और हम अपना पहला सेंटेंस ढूंढेंगे। अब आप इसमें अगर पहला सेंटेंस ढूंढने में अगर आपने कोशिश कर रहे होगे, देखो कोशिश करो पहला सेंटेंस ढूंढो, ठीक है। अगर आप इसको पहला सेंटेंस ढूंढ रहे होगे तो उसमें तो सारे प्रोनाउन देखो लगभग सारा प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो हमारी मजबूरी है। अब बताओ क्या पहला सेंटेंस ए, जो सेंटेंस नंबर ए है, क्या वो स्टार्टिंग होगा हमारा सेंटेंस? बताओ तो पढ़ते हैं क्या लिखा है सेंटेंस ए में, द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज टू बी डिपोजिट विद नाबार्ड। बात समझे नहीं समझे? मतलब कहने का है जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डिपोजिट करनी होती है कहां पे, किसके पास में, नाबार्ड के पास में। भाई एक बात बता दो, ठीक है, मैंने मान लिया इंश्योरेंस पॉलिसी जो है डिपोजिट करनी होती है, जमा करनी होती है नाबार्ड के पास में, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इंश्योरेंस पॉलिसी जमा करने की आखिर बात आई कहां से?
सुनना ध्यान से, इंश्योरेंस पॉलिसी जमा करने की बात आई कहां से भाई? बात समझे नहीं समझे? तो ये तो हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज तो चल रही है, आप कोई ना कोई चीज तो ले रहे हो या दे रहे हो, है ना? तो जो इंश्योरेंस चीजें हैं वो हो रही है, इंश्योरेंस आपको कराना पड़ रहा है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलो चलो अब क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। सी में क्या लिखा है? आई शैल फील ऑब्लाइज्ड, मैं महसूस करूंगा आभार आपका, है ना, इफ यू सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट्स। अगर आप भेज देंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको क्या करें, वो इंस्पेक्ट करें, मतलब उनकी जांच कर लें, उनको देख दाख लें, ठीक है। अब एक बात बताओ, इक्विपमेंट्स आ गए सीधे सीधे, भाई इक्विपमेंट्स पहले खरीदोगे नहीं, पहले जांच करवा दोगे उनकी? नहीं, बात समझे नहीं समझे? पहले आप इक्विपमेंट्स खरीदोगे तब जाकर उसकी जांच होगी ना। तो ये सेंटेंस भी हमारा ओपन सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस नंबर सी हमारा ओपन नहीं करेगा। चलो सेंटेंस नंबर डी पढ़ते हैं। आई शैल बी अप्लाइंग फॉर अ लोन ऑफ 6 लाख फ्रॉम नाबार्ड फॉर दैट पर्पज। अब ध्यान देना बात पे, बात क्या लिखी है? फॉर दैट पर्पज। दिस दैट दीज दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि पैराजम्बल को ओपन नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि अप्लाई कर रहे हो आप 6 लाख रुपए का लोन नाबार्ड बैंक से, और कौन से पर्पज के लिए? डेट पर्पज। अब ये डेट है क्या? ये डेट है क्या, पहले तो पता लगाए ना भाई, कौन सा पर्पज है आखिर? ये डेट ने किस पर्पज को रिप्रेजेंट कर दिया जिसकी वजह से आपको 6 लाख रुपए का लोन लेना पड़ रहा है? बात समझे नहीं समझे? तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, बात समझे? क्योंकि डेट पर्पज मतलब क्या है, कोई ना कोई पर्पज चल रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बारीकियों से। चलो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। ई ऑन कंप्लीशन, ऑन कंप्लीशन पूरा होने पर। अब भाई क्या चीज पूरा होने पर? क्या पूरा होने पर? बात समझे नहीं समझे? ऑन कंप्लीशन योर रिप्रेजेंटेटिव में काइंडली इन्फॉर्म मी ऑफ द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। पूरा होने पर आपका जो प्रतिनिधि होगा वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा, करेगा क्या करेगा, क्या करेगा? जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसके बारे में, है ना। अब भाई एक चीज बताओ, ऑन कंप्लीशन से ही हमें पता लग गया कि ये पहला सेंटेंस नहीं होगा भाई। ऑन कंप्लीशन मींस क्या होता है? पूरा होने पर। क्या चीज पूरा होने पर? मतलब कोई ना कोई चीज पूरी चल रही है ना, कोई ना कोई कहानी तो अभी भी चल रही है इसके आगे, ठीक है। तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होने वाला। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं एफ। द रूल्स स्टेट दैट इक्विपमेंट्स हैव टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड फायर। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको उनका इंश्योरेंस होना चाहिए किसके अगेंस्ट में? एक्सीडेंट और फायर के अगेंस्ट में। भाई एक बात बताओ, इक्विपमेंट्स आप लोगे उसके बाद ही तो इंश्योरेंस कराते हो, क्या पहले इंश्योरेंस करा लोगे? आप जब बाइक लेते हो तभी तो बाइक का इंश्योरेंस कराते हो या पहले कराते हो? नहीं, लेने के बाद। तो मतलब कहने का है मोटा मोटा कि पहले चीजें आप लोगे, इक्विपमेंट्स 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 3-4 चीजों में आ गया। मतलब क्या है कि सारी चीजें किस पे आधार पर? इंश्योरेंस के आधार पर है और इक्विपमेंट्स के आधार पर चल रही है। तो पहले हमें इक्विपमेंट्स खरीदना है, फिर उसकी इंश्योरेंस की जो प्रक्रिया होगी उसको हमें फॉलो करना है इस पूरे पैराजंबल में। चलो अब देखो पहला सेंटेंस क्या होगा, देखो समझो, बी को पढ़ो। आई इंटेंड टू परचेज, मैं इरादा रखता हूं। आई इंटेंड मींस क्या? मैं इरादा रखता हूं, इरादा करता हूं किस चीज का? परचेज करने का, खरीदने का। क्या खरीदने का? अ ट्रैक्टर एंड सर्टेन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। एक ट्रैक्टर और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम इक्विपमेंट्स खरीदने का क्या रखते हैं? इरादा रखते हैं। तो इस सेंटेंस का हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर बी। सेंटेंस नंबर बी हमारा इस सेंटेंस को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। क्योंकि इस बी में क्या लिखा है कि आप क्या कर रहे हो? इंटेंड कर रहे हो। आप क्या है? इरादा रखते हो परचेज करने का। और दूसरा क्या वर्ड मिला है इसमें? की पॉइंट क्या है हमारा? अच्छा, कोई चीज परचेज हो रही है। बात समझे नहीं समझे? तो आप इंटेंड कर रहे हो, इरादा रख रहे हो क्या चीज का? परचेज करने का। बात समझे? अब एक बात बताओ, आप जब कोई चीज परचेज करते हो तो आपको जरूरत क्या पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है पैसों की। बिना पैसों के क्या आपको कोई चीज मिल जाती है? नहीं मिल जाती है ना। तो आपको पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। अब बात समझे नहीं समझे? तो देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है आगे कि I shall be applying for a loan of 6 lakh from NABARD for that purpose। ये देखो, अब बी के बाद कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? बी के बाद आएगा हमारा सेंटेंस डी। बी के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? डी। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें आप लोन के लिए क्या कर रहे हो? लोन के लिए कर रहे हो अप्लाई, और ये लिखा है ना फॉर दैट पर्पज, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। कौन सा पर्पज है? किस पर्पज के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हो? किस पर्पज के लिए? परचेजिंग पर्पज के लिए। ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स खरीदने के पर्पज को लेकर आप क्या अप्लाई कर दिए? लोन अप्लाई कर रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है ना बात? आपने पहले अपना मन बनाया, आपने इरादा किया कि मेरे को यार ट्रैक्टर खरीदना है और मेरे को क्या करना है? कुछ एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स अलग से खरीद दे, ठीक है। अब चाहिए होगा पैसा, पैसा है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? नाबार्ड में अप्लाई करोगे, क्या करोगे? लोन अप्लाई करोगे। 6 लाख रुपए का आपने लोन अप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं, है ना। पहला सेंटेंस हमारा हो गया बी, उसके बाद आएगा डी, ठीक है। अप्लाई कर दिया आपने लोन में। अब बताओ आप क्या करोगे? अब क्या बताओ इसके बाद? क्या ए सेंटेंस आ सकता है क्या? डी के बाद ए आएगा? पढ़ो ए को। ए में क्या लिखा है? द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज टू बी डिपॉजिट। भाई अभी तो इंश्योरेंस हुआ ही नहीं, अभी तो आपने सिर्फ लोन के लिए अप्लाई किया है, अभी तो इंश्योरेंस कोई पॉलिसी आपको बताई नहीं गई, तो आप जमा क्या करोगे फिर? तो मतलब क्या है कि डी के बाद ए को आएगा नहीं, सेंटेंस जो ए है वो आएगा नहीं। चलो
बी हमारा पहला हो ही गया है। सी को पढ़ लेते हैं। सी में क्या लिखा है, आई सेल फील ऑब्लाइज्ड, मैं महसूस करूंगा आपका आभार इफ यू सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट्स। अभी तो भैया लोन की बात हुई है, अभी इक्विपमेंट्स खरीदे कहां हैं, अभी इक्विपमेंट्स खरीदे कहां, अभी तो लोन की चीजें हो रही है। बात समझे नहीं समझे, जब हम खरीद लेंगे, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इंश्योरेंस हो जाएगा, तब जाके आप इक्विपमेंट्स को भाई क्या करोगे, एग्जामिन करोगे ना, तब जाके उनकी जांच करोगे ना। चलो ठीक है, तो हमारा ये डी बी सॉरी सी भी नहीं होगा, इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, चलो सी नहीं होगा। फिर अब क्या लिखा है इसमें, ई देखो, ई में क्या लिखा है, ई में लिखा है ऑन कंप्लीशन, पूरा होने पर, योर रिप्रेजेंटेटिव में काइंडली इन्फॉर्म मी ऑफ द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या चीज पूरा होने पर, क्या चीज पूरा होने पर, है ना। अभी देखो आपके रिप्रेजेंटेटिव मुझे इन्फॉर्म करेंगे, किस बारे में इन्फॉर्म करेंगे, एनुअल प्रीमियम के बारे में, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। बात समझे नहीं समझे। और क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं, द रूल स्टेट दैट द इक्विपमेंट्स हैव टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट। अब देखो डी के बाद हमारा क्या आएगा, डी के बाद आएगा हमारा एफ। अब एफ क्यों आएगा, समझना बात। आपने यहां पर इरादा किया कि आपको क्या है, परचेज करने हैं इक्विपमेंट्स। बात समझे, ट्रैक्टर और कुछ एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट आपको क्या करने, परचेज करने, ये आपने इरादा कर लिया, चलो ठीक है। आपने डी में क्या किया, इस इरादे को पूरा करने के लिए, इस पर्पज को पूरा करने के लिए आपने अप्लाई कर दिया लोन, आपने 6 लाख का लोन अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपको वो लोन मिल गया। अब आप जा रहे हो खरीदने, जब आप खरीदने जाते हो तो एक रूल है, रूल क्या है, जो एफ में लिखा है, क्या है, जब आप कोई इक्विपमेंट्स खरीदते हो तो उसका आपको इंश्योरेंस कराना होता है एक्सीडेंट और फायर को लेकर। बात समझे नहीं समझे, इसमें देखो लिखा है ना, द रूल स्टेट, रूल कहता है, रूल कहता है, क्या है रूल, द इक्विपमेंट्स हैव टू बी इंश्योर्ड, इंश्योर्ड होना चाहिए, कराना होता है, इंश्योर्ड कराना होता है, इंश्योरेंस उनका कराना होता है अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड फायर, एक्सीडेंट और फायर को लेकर उनका इंश्योरेंस हमें कराना होता है, ये कहता है एफ में रूल, ठीक है। तो अभी आपने क्या करा लिया, रूल के बारे में जानकारी हो गई आपको, क्या जानकारी होगी कि एक्सीडेंट और फायर के बारे में आपको इंश्योरेंस इसमें करा लिया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपने इसका इंश्योरेंस करा लिया। अब देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, अब देखो, अब जब आप इंश्योरेंस करा लेते हो कोई चीज का, ठीक है, तो फिर क्या होता है, आपका वो जांच के लिए आते हैं ना चीजें, कि हाँ वाकई में आपने भाई इंश्योरेंस कराना है, तो इंश्योरेंस टीम आएगी ना चीजों को देखने। बात समझे नहीं समझे, कि हाँ ये ट्रैक्टर है जो आपने खरीदना था, ये सारे इक्विपमेंट्स है जो आपने खरीदने थे, जिसके लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया था, चलो इन दोनों चीजों का आपको इंश्योरेंस देना है, चलो हम अब सामने देख रहे हैं तो हम इंश्योरेंस आपका करते जा रहे हैं। बात समझे, ये सारी चीजें होंगी ना, तभी तो देखो आप अगर आप सी पढ़ोगे तो सी में यही तो लिखा है, पूरा सी में यही तो लिखा है। तो पढ़ो सी में क्या लिखा है, आई सेल देयरफॉर फील ऑब्लाइज्ड, मैं करूंगा, मैं महसूस करूंगा, क्या आभार, आपका क्या आभार है, इफ यू सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट्स, मैं आपका आभार महसूस करूंगा अगर यदि आप जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो आप करा रहे हो उसके जो प्रतिनिधि हैं, उनको आप भेज दोगे कहां पर, जो इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं उनका इंस्पेक्ट, उनकी जांच के लिए। बात समझे नहीं समझे, लिए उनका क्या, निरीक्षण के लिए अगर आप भेज दोगे, ये निरीक्षण वाली बात किसमें है, ये है सी में। बात समझे नहीं समझे, क्या होना है, इंस्पेक्ट होना है अब इक्विपमेंट्स को। आपने इंश्योरेंस कराने का मूड बनाया, इंश्योरेंस टीम आ गई, तो इंश्योरेंस टीम आपके इक्विपमेंट्स को क्या कर रही है, अब इंस्पेक्ट करेगी, ठीक है। जब इंस्पेक्ट करेगी तो अब देखो अब क्या होगा, ठीक है। बी में आपने इंटेंट किया परचेज करने के लिए, ठीक है, आपने परचेज करने का इरादा बनाया। डी में आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया उस इरादे को लेकर, ठीक है। एफ में आपको पता चला कि एक रूल है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कराना होता है अपने इक्विपमेंट्स का, किस चीज को लेकर, एक्सीडेंट और फायर को लेकर, ठीक है। तो आपने क्या है, उस इंश्योरेंस कंपनी को भाई बोला कि आपका आभार होगा अगर आप अपना प्रतिनिधि हमारे यहां पर भेज दोगे, जिनके क्या है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आ चुके हैं, ठीक है, उनको भेज देंगे। चलो अब आगे कब आएगा, आगे हमारा आएगा, अगर आप ठीक से पढ़ोगे ई को। अब देखो ई क्यों आएगा, ई में देखो क्या लिखा है, ऑन कंप्लीशन, क्या पूरा होने पर, ये निरीक्षण पूरा होने पर। बात समझे नहीं समझे, क्या पूरा होने पर, सी में बात हो रही है निरीक्षण की, निरीक्षण पूरा होने पर, इसमें लिखा है कि ई में क्या है, निरीक्षण पूरा होने पर, ऑन कंप्लीशन योर रिप्रेजेंटेटिव में काइंडली इन्फॉर्म मी, आपके जो प्रतिनिधि हैं वो मुझे बता दे किस बारे में लिखे, ऑफ द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके बारे में आप बता दें। बात समझे नहीं समझे, निरीक्षण हो गया, उसके बाद क्या है, निरीक्षण पूरा होने पर आपको एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बता दिया जाएगा। बात समझे नहीं समझे, ये सारी चीजें हैं, इसके लिए हमारा क्या होगा, सी के बाद क्या आया, ई आया, और सी के बाद ई आया, और क्या है फिर ई के बाद आएगा लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ए में क्या लिखा है कि डिपॉजिट करोगे आप। बात समझे नहीं समझे, ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है कि आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, ठीक है, डिपॉजिट करोगे, किस चीज को डिपॉजिट करोगे, इंश्योरेंस को। अब देखो, अब देखो समझो, ए के बाद क्या आएगा हमारा, फिर ए के बाद आएगा ए, क्यों आएगा ए, समझो पढ़ो। ए में क्या लिखा था, इंश्योरेंस पॉलिसी हैज टू बी डिपॉजिट विद नाबार्ड,
ठीक है। इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो किसके पास जमा करनी है? नाबार्ड के पास। क्यों? क्योंकि आपने लोन भी उस बैंक से ले रखा है ना। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्या है तो समझो, इस क्वेश्चन की कहानी समझो। ऐसे ही आपको पैरा जमा बहुत तसल्ली, अभी आप सीख रहे हो, देखो हड़बड़ी नहीं मचानी है कि हमसे हो नहीं रहा, हमसे कर नहीं पा रहे, हम ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। अभी आप सीख रहे हो तो दिमाग को शांत रखो, बस सीखते चलो। यकीन मानो 1 महीने बाद आप भी, आपकी भी जो आंखें हैं इन सारी चीजों को स्कैन करती जाएंगी और आप समझने लगोगे। यही मैं कह रहा हूं कि जब इरादा है सीखने का तो भाई सीख कर जाओ। ठीक है, चलो आओ। पेयर हमारा बना, मैं फिर से बोल दे रहा हूं क्या पेयर है, देखो सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पेयर है वो है बी डी एफ सी ई और ए। ठीक है, चलो बी हमारा ओपन क्यों किया सेंटेंस? इसलिए किया क्योंकि भैया इसमें बोला गया है कि हम कोई चीज परचेज करने का इरादा रखते हैं। और बाकी सेंटेंस हमारे ओपन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सारी चीजों में क्या है, इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात हो रही है। ना तो हमारे पास इक्विपमेंट्स है, ना तो हमारे पास जब इक्विपमेंट्स नहीं है तो उसका इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं आ रही। बात समझे नहीं समझे? तो भाई इन सारे सेंटेंस की तो अभी बात ही नहीं करनी है हमें, पहले तो हमें इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे ना। बात समझे? जो कि हमारे बी में बोला है। समझ में आया? चलो डी में क्या है, अब आपने इरादा किया इक्विपमेंट्स खरीदने का, तो बी में क्या लिखा है, सेंटेंस डी में क्या लिखा है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया नाबार्ड में 6 लाख रुपए का। ठीक है, फॉर डेट पर्पज है ना, पर्पज कौन सा? खरीदने का। तो हमारा बी आ गया, आपने इरादा किया, अब आपने पैसे भी ले लिए। जब पैसे ले लिए और कंपनी पे खरीदने गए तो आपको पता चला एक रूल होता है। क्या होता है? एक रूल होता है। रूल कौन सा होता है कि आपको अपने इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस कराना होता है। किस चीज को लेके? एक्सीडेंट और फायर को लेके। बात समझे? तो आपने भाई वो रूल को रख लिया है ना, आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो। इंश्योरेंस कराओगे तो क्या है, आप इंश्योरेंस जिससे कराओगे उसको बोलोगे, क्या बोलोगे? सी में लिखा है वो चीज, क्या लिखा है कि भाई मैं आपको बहुत आभार महसूस करूंगा अगर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रतिनिधि हमारे यहां भेज दें जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमने लिए हैं उनको निरीक्षण कर पाए। बात समझे? अब जब वो आएगा निरीक्षण कर रहा है तो अब ई में क्या लिखा है? ऑन कंप्लीशन। किस चीज का पूरा होने पर? किस चीज का पूरा होने पर? निरीक्षण पूरा होने पर। ठीक है, निरीक्षण पूरा होने पर क्या फिर आप बोल रहे हो क्या कि निरीक्षण से पूरा हो गया, फिर आप क्या करो, हमें जो एनुअल इंश्योरेंस है ना, पॉलिसी है, वो आप हमें बता दो। सॉरी, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आप हमें बता दो, है ना। यही आपने बोला प्रतिनिधि से। जब आपको एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पता लग गया तो फिर आप क्या करोगे? लास्ट में डिपॉजिट करोगे। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो डिपॉजिट करना है कहां पर? नाबार्ड में। ठीक है, नाबार्ड के पास में आपको डिपॉजिट करना है। ये पूरा पैराजंबल था। देखो 2 पैराजंबल के लिए इतना लंबा वीडियो आया। अभी मैं, अगर आप खुद सोचो, जब मैं पैराजंबल को एक्सप्लेन कर चुका हूं किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है ना, तो आपको वो वीडियो देखनी है। अगर मैं इसी में करता तो वीडियो और लंबा जाता। ठीक है, मैंने 2 पैराजंबल दे दिए हैं, समझा दिए हैं, तभी मैं कह रहा हूं 2 पैराजंबल बहुत होते हैं समझने के लिए। और फिर आपको बाकी होमवर्क मिलेगा और मैं सारे होमवर्क का पीडीएफ दूंगा और उसको डिस्कस कराता रहूंगा। ठीक है, उनको डिस्कस कराता रहूंगा, टाइम लगेगा लेकिन मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, और आपको अभी क्या करना है, आपने ये समझ लिया है। ठीक है, अभी आपको पीडीएफ में दूंगा, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तभी मैंने कहा है कि आप लोग हमें मैसेज कर दो कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, है ना, तो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको वो पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जिसके पास नंबर नहीं है तो मेरा ये नंबर है, क्या है, 6392962950। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इन दोनों क्वेश्चंस की। फिर क्या करना है आपको, इनका बस प्रैक्टिस करना है, इनको समझना है, ऐसे ही धीरे धीरे समझना है। अभी हमने 2-3 मीनिंग जो आपके हिसाब से जरूरी होंगी वो मैंने सीखी है। क्या क्या सीखी है? एक ल्यूड अवे सीखा है। ल्यूड अवे क्या होता है? लालच देना, बहका देना। ठीक है, और एक मीनिंग हमने पहला जंबल में सीखा था। क्या सीखा था? एक सीखा था सिवियर चैलेंजेस, 20 होता है गंभीर चुनौतियां। ठीक है, ये 2 मीनिंग हम लोगों ने सीखी हैं। इन 2 को बहुत ध्यान रखना। और अब मिलते हैं आगे, कल मिलेंगे। कल कुछ एक नया टॉपिक उठाएंगे, वो भी आपका डेमो ही होगा। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहो, करते रहो, और यकीन मानो भाई पेपर निकलेगा और निकलता है। ठीक है, बस तैयारी और प्रैक्टिस में मक्कारी ना करो। ठीक है, तो बस मिलते हैं और हम लोग कल, और कल की क्लास में हो सकता है हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको कराएं। ठीक है, एक हो जाता है कॉम्प्रहेंशन बहुत लेंदी होता है, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तो हो सकता है 1 होगा या 2 हो जाए, जितना हो जाएगा मैं कराऊंगा। ठीक है।